गुड मॉर्निंग क्लास। आज 1857 की क्रांति की ये दूसरी क्लास है। और कल की क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के जो रीजन्स थे उसके बारे में पढ़ा है ना। आज हम लोग देखेंगे विद्रोह का विस्तार कैसे कैसे और किन किन जगहों पर हुआ था, है ना। बेसिकली यहाँ से जो सवाल आता है वो सिर्फ इतना आता है कि अगर कोई जगह जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश होगी तो सिर्फ इतना आ सकता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए इस जगह पे किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था, है ना। इतनी सी बात है। लेकिन थोड़ा सा विस्तार में जब हम पढ़े रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी याद रहेंगी, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं दिल्ली के बारे में, है ना। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि जगह कौन कौन सी, पहले आप उसको एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले दिल्ली है, फिर उसके बाद लखनऊ है, फिर कानपुर, उसके बाद झांसी, बिहार में जगदीशपुर, फिर फैजाबाद, इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज के नाम से जैसे जाना जा रहा है, और फिर बनारस है, बरेली है, राजस्थान है, असम और उड़ीसा, है ना। और उसके बाद जो है फिर हमने इन सभी जगहों को या जो प्रमुख केंद्र रहे हैं उन सब का हमने यहाँ पे देखे एक चार्ट के माध्यम से बना दिया है ना। तो जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर, तो इन सब जगहों में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम यहाँ पे दिखे लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है इसके दमनकर्ता का नाम लिखा हुआ है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग आगे की क्लास देखेंगे विद्रोह की असफलता का के कारण क्या रहे और भी जो भी चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दिल्ली के बारे में, है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें है, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया तथा 11 मई, है ना, 10 मई को यह प्रारंभ ही होता है और 11 मई को जो है मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया, है ना। विद्रोह का प्रारंभ होता है 10 मई 1857 को, और कहाँ पे, मेरठ में, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो सिपाही हैं वो अपने अधिकारियों पर गोली चला देते हैं और अपने साथियों को जो है मुक्त करवा करके दिल्ली की ओर भागने लगते हैं। और ये लोग जो है 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली और मेरठ आसपास का एरिया है ना। और उसके बाद जो है 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट बना दिया और क्रांति का नेता घोषित कर दिया, ठीक। दूसरी बात कह रहा है कि दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरह हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया, है ना। तो दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व दिया गया था, लेकिन जो इसका वास्तविक जो नेतृत्व करता था उसका नाम क्या था, बख्त खां था, है ना। और इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें से जॉन निकोलसन मारा गया, है ना। तीसरी बात है कि हडसन ने सम्राट के दो पुत्रों और पौत्र को यह वचन दे करके कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, उनकी जो है गोली मार करके हत्या कर देता है। और बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई। तत्पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो मुखबरी की थी वो की थी जीनत महल ने, ठीक। ये बात आपको दिल्ली से जाननी थी, है ना। और इसके बाद फिर आपकी सेकंड बात है लखनऊ। चलिए देखते हैं लखनऊ में। जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित किया। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व पा रहा है, वो पा रही हैं बेगम हजरत महल, है ना। ये सवाल पूछा गया कई बार। दूसरी बात है कि तात्या टोपे के नेतृत्व में चिनहट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हेवलाक मारा जाता है। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा जाता है, ठीक।
ये बात है आपको लखनऊ से है। तीसरी बात है कानपुर। देखते हैं कानपुर के बारे में। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका एक और नाम है धोंदू पंत, ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, उसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिनका असली असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, है ना। और दूसरी बात है कि दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया और नाना साहब अंत में नेपाल चले जाते हैं। ठीक, तो कानपुर से विद्रोह को का नेतृत्व किसने प्रदान किया? वो किया था नाना साहब ने। ठीक, और उनकी सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने। चलिए, नेक्स्ट आपका है झांसी। तो आप सबको पता है कि झांसी क्यों फेमस है ना। चलिए, पहला पॉइंट इसमें है कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म वाराणसी में और मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, है ना। जून 1857 में झांसी से जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसका नेतृत्व किसको मिला? रानी लक्ष्मीबाई को मिला। झांसी में ह्यूरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची, जहां तात्या टोपे झांसी की रानी से मिलने आए, है ना। सेकंड पॉइंट है कि झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई। और तीसरी बात है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया तथा सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला, है ना। और एक बात और कहा जाता है कि जो तात्या टोपे साहब थे उनकी एक रणनीति थी युद्ध को जीतने की, तो उसका नाम था गोरिल्ला युद्ध, है ना। तो यही बात जो चौथी पॉइंट में लिखी गई है कि अपने गोरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो ये बात होती है झांसी की। अब हम बात करते हैं बिहार की, है ना। बिहार की एक जगह है जगदीशपुर, है ना। तो जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह जी, और फिर कुंवर सिंह जी की मृत्यु के बाद जो है विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह को मिलता है, और अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। ठीक, नेक्स्ट बात है फैजाबाद। फैजाबाद आप सब लोग जानते होंगे। तो फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अहमदुल्लाह ने किया। और फिर जो कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना। तो इलाहाबाद में जून में प्रारंभ हुआ विद्रोह, जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था। इलाहाबाद से कौन आते हैं? मौलवी लियाकत अली। ठीक, और यहाँ के विद्रोह को दबाया किसने था? वो दबाया था जनरल नील ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका बनारस, है ना। बनारस, यहाँ सामान्य जनता का विद्रोह था और कर्नल नील द्वारा इसका दमन कर दिया गया। लेकिन जो नोट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट बात है बरेली। बरेली के बारे में क्या है? बरेली में खान बहादुर खां ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी गई। तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? खान बहादुर खान साहब ने। नेक्स्ट आपका है राजस्थान। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था और जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक, नेक्स्ट आपका असम। असम में विद्रोह की शुरुआत मणिराम दल ने की तथा अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंधा को राजा घोषित कर दिया और मणिराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई, है ना। ये बात। तो असम से कौन आया था? असम से आए थे मणिराम जी। ठीक, और नेक्स्ट आपका है उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र शाही विद्रोहियों के नेता बने और 1862 में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया। ठीक, इस प्रकार से जो प्रमुख केंद्र थे 1857 की क्रांति के,
उसकी चर्चा हमने यहाँ की, है ना। चलिए, अब थोड़ी सी बात हम ये जान लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसको हम संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात कि प्रमुख केंद्र कौन से थे, और उसके बाद इन केंद्रों पर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, और उसके बाद जानेंगे ब्रिटिश दमनकर्ताओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है दिल्ली, जो प्रमुख केंद्र था दिल्ली। दिल्ली से कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और यहाँ पर दमनकर्ता कौन था, जॉन निकोलसन और हडसन। ठीक, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और दमनकर्ता हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। कानपुर, तो कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन था, नाना साहब और तात्या टोपे, है ना। और दमनकर्ता कैंपबेल। फिर आती है बात झांसी और ग्वालियर की। तो झांसी से तो आपको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर से तात्या टोपे, है ना। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था, जनरल ह्यू रोज, है ना। फैजाबाद की अगर हम बात करें तो फैजाबाद से कौन आता है, मौलवी अहमदुल्ला, और दमनकर्ता कैंपबेल। फिर इलाहाबाद और बनारस, लियाकत अली नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता कर्नल नील। बरेली से खान बहादुर खां नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता कैंपबेल। नेक्स्ट आपका जगदीशपुर बिहार, यहाँ से कौन आते हैं, कुंवर सिंह और अमर सिंह नेतृत्वकर्ता होते हैं, और ब्रिटिश दमनकर्ता होते हैं मेजर विलियम टेलर और वेंसेट आयर। ठीक, ये चीज़ें आपको शार्ट में यहाँ लिख दी गई हैं। एक नोट पॉइंट है जो कि एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया है ना। पहला ये है कि लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। और दूसरी बात यह है कि बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग के विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश की सहायता की थी। ठीक है, ये बातें थी कुछ। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि विद्रोह की असफलता का कारण क्या रहा। ठीक, चलिए, तो इसमें जो सबसे पहली बात थी वो यही है कि कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे कि जमींदारों व शिक्षित लोगों का साथ ना मिलना, है ना। और दूसरी बात यह है कि विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले हों, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल नहीं कर सके, है ना। और तीसरी बात यह है कि सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। मतलब ये कि कुछ कुछ सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह किया, कुछ ने वहाँ किया, कुछ ने वहाँ किया। मतलब सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के विद्रोह नहीं किया। ठीक, और जो सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ बंगाल के सैनिक सैनिक विद्रोही थे, वहीं पंजाब, गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे, जो कि ऊपर अभी हमने आपको नोट पॉइंट में बताया था। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर दूसरा कि बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। क्यों? क्योंकि यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता की थी। ठीक है, ये रीजन था। और चौथी बात ये कि अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का अभाव। ठीक, और जॉन लॉरेंस तो यहाँ तक कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ठीक, तो अगर हम इन सभी बातों को संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस विद्रोह में असफलता का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि संगठन का अभाव था, अनुशासन का अभाव था, सामूहिक योजना का अभाव था, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, और नेताओं की गुटबंदी चल रही थी, व आधुनिक हथियारों की भी कमी थी। और इन सभी को जो समग्र रूप से हम इस असफलता का कारण मान सकते हैं। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, है ना। इससे विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो इसमें जो सबसे पहली बात लिखी कि स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। ठीक, चलो, पहला क्या था कि मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया, है ना। दूसरी बात यह कि ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। ठीक, और इसी क्रम में जो है तीसरी बात लिखी हुई है कि 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ में
भेज दिया जा रहा है, ठीक है, कि अब जो है कंपनी भारत पे शासन नहीं करेगी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो अब कौन शासन करेगा? करेगा सीधे ब्रिटेन करेगा, है ना, ये बात कही गई। और उसके बाद इसी में चौथी बात देखो लिखा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल मतलब मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। और भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी। ठीक। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि 1858 की अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, है ना। और दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें 7वीं और 8वीं, इसको देख लीजिए। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कि तोपखाना पूर्णतः जो है यूरोपियों के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक। ये जो है इसके परिणाम रहे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के कथन, है ना। तो किस इतिहासकार ने क्या बातें कही थी इस विद्रोह के बारे में, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। और ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है ना। तो जो सबसे पहली बात है, चलिए, वो ये था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ये किसने कहा था? बेंजामिन डिजरायली ने कहा था, है ना। बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। दूसरी बात यह कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह बात किसने कही थी? टी.आर. होम्स ने कही थी। और तीसरा था कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। ये किसने कहा? सीले, है ना। और चौथा है कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने। पांचवी बात है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? बी.डी. सावरकर साहब ने, है ना। और 1857 का क्रांत ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। और एक बात और है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह बात किसने कही? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने, है ना। और इसके बाद एक और पॉइंट बच रहा हमारा, वो है कि इस विद्रोह से संबंधित कुछ किताबें हैं और उन किताबों या पुस्तकों के लेखकों के नाम हैं। ठीक। तो जो सबसे पहली पुस्तक है वो है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। ये किसने लिखी है? अशोक मेहता साहब ने। दूसरा है द पीजेंट एंड द राज। ये किसने लिखी है? एरिक थॉमस स्टोक्स। ठीक। एरिक थॉमस स्टोक्स ने लिखी है। और तीसरी किताब है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये लिखी है बी.डी. सावरकर साहब ने। चौथी बात लिखी है कि द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। यह लिखा है आर.सी. मजूमदार ने, है ना। और पांचवी बात है कि सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859। यह लिखा है किसने? शशिभूषण चौधरी साहब ने। तो इन किताबों के नाम कभी कभार किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। इस साथ ही इनको भी जानना जरूरी ही है। और उसके बाद है एक किताब हमारी ये कि द हिस्ट्री ऑफ सिपाही बार इन इंडिया, जॉन विलियम कार्य। और उसके बाद द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खां। ठीक। नेक्स्ट आपका द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, H.P. चट्टोपाध्याय। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। ये लिखा किसने? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। और एक किताब है जिसका नाम ही यही है 1857। ये किसने लिखा है? S.N. सेन साहब ने। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये चैप्टर जो है 1857 की क्रांति वह पूरा होता है। अब सिर्फ एक बात बचती है और वो है क्या? PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ 30+, है ना। पिछले 30 वर्षों के PYQ करने हैं हमको। ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हमें करना है। ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे एक सूचना भी है, आपको बता दें कि मेधांश PCS में आपका RO का बैच चल रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी यह पूरा कवर करवाया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों रहेगा। और यह बैच हमारा 2 जुलाई से चल रहा है। रही बात फीस की, तो फीस में 50% की छूट भी चल रही है। और अगर इसके अतिरिक्त भी आप छूट चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे ये जो नंबर लिखा है 83 18 18 71 62,
और 72 75 15 15 54, इस पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आपकी छूट और भी बढ़ जाती है। ठीक है। और अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी करनी है तो आप इसी नंबर पे करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, है ना। धन्यवाद।